अपना कीमती समय निकाला, यहाँ पे आप सब लोग आए, मुझे आज इतना मान सम्मान प्यार मोहब्बत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रघुविंद्र शौकीन जी ने आज जो इतना शानदार आयोजन किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो छठ का त्योहार आ रहा है हम सब लोगों का, उसकी आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। हम सारे जने कांग्रेस से तंग आ चुके थे जी। कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया था, इतनी महंगाई कर दी थी, एक आम आदमी परेशान हो चुका था। इसलिए लोगों ने कांग्रेस को बदल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। हमें यह उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी, हमारी जिंदगी सुधरेगी, थोड़ी महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होएगा, बच्चों को ठीक से पाल लेंगे। लेकिन जो जो वादे किए उन्होंने चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने, दोस्तों, चुनाव के बाद सारे वादों से हर चीज में उन्होंने धोखा दिया है। चुनाव के पहले उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, कहा था ना, कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हमने सोचा जी इस बार चुनाव के बाद महंगाई कम होगी, पीछे हो जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद तो एक एक करके इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाने चालू कर दिए। पहले चीनी के दाम बढ़ाए, फिर रेल के किराए बढ़ाए, फिर सब्जियों के दाम बढ़ाए, फिर फलों के दाम बढ़ाए, फिर खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाए। चुनाव के पहले याद करो, उस बच्चे का हाथ लगा, उसको हटाओ। इन्होंने कहा था अगर हम चुनाव जीत गए तो दिल्ली में बिजली के दाम 30% कम कर देंगे। याद है आप लोगों को, कहा था कि नहीं कहा था? 30% कम कर देंगे। कम करे इन लोगों ने? कम नहीं करे, बढ़ा दिए। एक आम आदमी का आज बिजली का बिल भरना मुश्किल होता जा रहा है जी। एक आम आदमी का बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया, कम करना तो दूर की बात, इन्होंने बिजली के दाम भी बढ़ा दिए। और अब मेरे को पता चला 1 नवंबर से बिजली के दाम और बढ़ने वाले हैं आप लोगों पे। हर चीज में महंगाई कर दी इन लोगों ने, हर चीज में। कहा था महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई बढ़ा दी। अभी अपने प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, बड़ी खुशी हुई, अमेरिका गए, वहां पे बड़ा सत्कार मिला। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक बात पता चली जिससे मैं तो सन्न रह गया। अमेरिका जाने के 24 घंटे पहले उन्होंने 108 दवाइयों के दाम 10 गुना कर दिए थे। उसके दाम क्यों करे? एक दवाई है कैंसर की दवाई, उसका नाम है ग्लाइवेक। वो दवाई पहले 8,000 रुपए की आया करती थी जी। अमेरिका जाने के 24 घंटे पहले उन्होंने 8,000 रुपए से बढ़ा के 1,08,000 रुपए कर दिए उसका दाम। कैंसर के मरीजों को अब दवाई लेनी मुश्किल हो गई है। डायबिटीज की, शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, सारी दवाइयां 108 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। एक दवाई 142 रुपए की होती थी पहले, उसके दाम बढ़ा के 1,600 रुपए कर दिए। बाद में पता चला, एक टीवी चैनल ने दिखाई बस रिपोर्ट और एक अखबार ने छापी, पता चला कि ये दवाइयां अमेरिका की कंपनियां बनाती हैं। अमेरिका जाने के पहले दवाइयों के दाम इसलिए बढ़ाए थे ताकि वो अमेरिका की कंपनियां वहां पे उनका शानदार स्वागत करें। ये तो धोखा हो गया जी हमारे साथ। अपना स्वागत करवाने के लिए उन्होंने हमारी दवाइयों के दाम 10-10 गुने बढ़ा दिए। ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई बढ़ा दी उन्होंने। फिर चुनाव के पहले उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे। उन्होंने कहा था ना, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। हमने सोचा जी चुनाव के बाद भ्रष्टाचार कम होएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार कम हुआ? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद करे? ये नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद करे? ये ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसे लेने बंद करे? नहीं करे। भ्रष्टाचार भी वैसे का वैसा ही बना हुआ है जी। फिर इन्होंने कहा था
अच्छे दिन आने वाले हैं, रोजगार देंगे। अभी 2.5 लाख ही रिक्शा वालों का इन्होंने रोजगार छीन लिया। 2.5 लाख ही रिक्शा वाले, दिल्ली में 2.5 लाख ही रिक्शा वाले रिक्शा चलाया करते थे, उन सब की रिक्शा बंद कर दी इन लोगों ने। सारे घर बैठे हैं। हम कह रहे हैं रोजगार मत दो, लेकिन कम से कम हमारे रोजगार तो मत छीनो। 2.5 लाख ही रिक्शा वालों के रोजगार बंद कर दिए इन लोगों ने। हमने आवाज उठाई, लेकिन इन्होंने नहीं माने। मैं नितिन गडकरी जी से मिलने गया, ई रिक्शा वालों की जनसभा करी हम लोगों ने जंतर मंतर पे। दोस्तों, आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती दिल्ली के अंदर, मजाल जो ये ई रिक्शा वालों को बंद कर दे, किसी की हिम्मत नहीं होती जो ई रिक्शा वालों को बंद कर दे दोस्तों। और जब सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर ही आम आदमी पार्टी की, हम 24 घंटे के अंदर ई रिक्शा वालों को दिल्ली की सड़कों के ऊपर उतार देंगे दोस्तों। अभी आजकल इन्होंने सीलिंग शुरू करी है दिल्ली में। ये जो बेचारे छोटे छोटे दुकानदार है, टायर पंचर लगाते हैं, जो अपनी मोटरसाइकिल ठीक करते हैं, गाड़ी ठीक करते हैं, ये सारी दुकानें सील करनी चालू कर दी सरकार ने। मैं ये पूछना चाहता हूं, कहते हैं जी ये प्रदूषण फैलाते हैं, बताओ मेरे को समझ नहीं आता, जो बेचारा टायर पंचर लगाता है वो क्या प्रदूषण फैलाएगा। कह रहे हैं इनको दिल्ली के बाहर भेजेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, मेरा स्कूटर यहाँ पंचर हो जाएगा तो मैं बवाना में जाके से अपना पंचर लगवाऊंगा क्या? मेरे को पंचर तो यही लगवाना है, कहां से लाऊंगा? मैं उसको फोन करूंगा क्या बवाने से यहाँ पे आजा मेरा पंचर लगाने? इनको समझ नहीं आता ये हम भारत देश में रह रहे हैं, हम अमेरिका में नहीं रह रहे। ये सारी दुकानें बंद करते जा रहे हैं। हम इनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं भाजपा वालों से, आप रोजगार दे नहीं सकते, कम से कम रोजगार छीनो मत गरीबों का। गरीबों की हाय लगती है तो बड़ा बुरा होता है। तो दोस्तों, जो वादे किए उन्होंने उस वादे से मुकर गए, जो वादे किए इन्होंने उस वादे से मुकर गए। धोखा दिया इन लोगों ने। अब लोग, मैं जहां भी जाता हूं, लोग कहते हैं जी धोखा हो गया। एक काला धन, अभी भाई साहब बता रहे हैं पीछे बैठ के, इन्होंने कहा था 100 दिन में काला धन लेके आएंगे। 100 दिन भी हो गए, 200 दिन भी हो गए। पहले कहते थे विदेश में 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का काला धन है। 200 दिन हो गए, अभी तक चवन्नी नहीं आई स्विट्जरलैंड से। लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने इंटरनेट में इनका भाषण सुना था, उसमें कह रहे थे 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का जब काला धन आ जाएगा, हर एक परिवार को हम 15-15 लाख रुपए फ्री में देंगे। अरे 15 लाख रुपए क्या, चवन्नी तक नहीं आई अभी तक स्विट्जरलैंड से। काला धन लाना तो दूर की बात, काला धन किस किस का है वो लिस्ट भी नहीं बता रहे। सारे नाम सरकार के पास हैं, वो नाम भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? अब पता चला असलियत की, ये नाम क्यों नहीं बता रहे काला धन वालों का। आपने देखा था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे पड़े थे जी चारों तरफ। अखबारों में रोज फुल पेज के ऐड आ रहे थे, इश्तिहार आ रहे थे। टीवी खोलो हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, हर जगह। कहां से आ रहा है इतना पैसा? बानी। लोग बता रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने। 15,000 करोड़ रुपए। जिन लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए दिए थे, उन सब का नाम उस लिस्ट के अंदर है, काला धन वाली लिस्ट के अंदर। कैसे बता देंगे नाम? नाम बताएंगे। पहले कांग्रेस कहा करती थी नाम नहीं बता सकते, हम नाम नहीं बता सकते। ये बीजेपी वाले चिल्लाया करते थे नाम बताओ, नाम बताओ। अब ये बीजेपी की सरकार आ गई, अब जनता कह रही है जी अब आप ही बता दो नाम। तो बीजेपी वालों ने जब लिस्ट देखी तो पता चला ओ तेरे केस में तो अपने वाले भी हैं। कांग्रेस वाले भी, अपने वाले भी है, जिन्होंने 15,000 करोड़ रुपए दिए थे बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए, इस लिस्ट में तो वो भी हैं। कैसे नाम बता देंगे? दोनों मिले, दोनों फंसे पड़े हैं जी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले। तो जो इन्होंने कहा उसका उल्टा करा, जो इन्होंने कहा उसका उल्टा करा। अब जनता को 49 दिन याद आ रहे हैं केजरीवाल के। जनता कह रही है जो वो 49 दिन बड़े अच्छे थे। आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमने चुनाव के पहले कहा था हम जनता के बिजली के बिल आधे करेंगे। आधे करे थे कि नहीं करे थे? जिस जिसके बिल आधे हुए थे हाथ खड़े करो जरा से। सब लोगों के बिजली के बिल आधे करे थे हम लोगों ने।
के बिल 400 यूनिट तक के हमने बिजली के बिल आधे कर दिए थे। हमने कहा था पानी मुफ्त करेंगे, जिनके घर में 20-20 हजार लीटर तक का पानी मुफ्त करेंगे, जिनके घर में पाइपलाइन है, पानी आता है, हमने पानी मुफ्त करके दिखाया था दोस्तों। 242 करोड़ रुपए मैंने खर्च करे थे, 242 करोड़, 200 करोड़ रुपए मैंने बिजली के बिल कम करने के लिए खर्च करे थे, 42 करोड़ रुपए मैंने पानी के बिल कम करने के लिए खर्च करे थे। ये मीडिया वालों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था उन दिनों में। मीडिया वाले बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। मैंने कहा मैं अपने ऊपर पैसे नहीं लुटा रहा, मैं जनता के ऊपर पैसे लुटा रहा हूं। मैं कोई अपने घर थोड़ी लेके गया था जी पैसे। भाई साहब एक बात बताओ, अगर 200 करोड़ रुपए में मेरी जनता खुश होती हो, अगर 200 करोड़ रुपए में मेरी जनता के बिजली के बिल आधे होते हो, उनके घर का खर्चा अच्छा चल जाए, एक मुख्यमंत्री को क्या चाहिए भाई साहब। अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है आनंदीबेन पटेल। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अपने लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। मैं भी खरीद लेता जी, हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता। मैं भी अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद लेता, रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता। तो ये मीडिया वाले कहते हैं वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया मैं अपने लिए एक पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा। हेलीकॉप्टर तो दूर की बात है भाई साहब, मैंने सरकार से गाड़ी भी नहीं ली, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया, अपनी टूटी फूटी वैगन आर में घुमा करता था मैं। घर से निकलता था, रेड लाइट पे रुकता था, नहीं तो रेड लाइट थोड़ी होती है जी मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री की तो सर्राटे से चलता है पूरा काफिला। मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली अपने लिए, रेड लाइट पे रुकता था, जनता यूं हाथ दे के रोक लेती मेरी गाड़ी, फिर मैं शीशा नीचे करता, जनता हाथ मिलाती, जनता कहती है ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, जिसकी गाड़ी यूं करके रोक लो उससे हाथ मिला लो सड़क के ऊपर। दोस्तों एक पैसा खर्च नहीं किया अपने ऊपर, एक पैसा खर्च नहीं किया। मैंने तय किया सारा पैसा जनता के लिए खर्च करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना सीएनजी 50 रुपए किलो थी भाई साहब, एक महीने के अंदर हमने 35 रुपए किलो कर दी थी, 35 रुपए किलो। हमने कहा था चुनाव के पहले महंगाई कम करके दिखाएंगे, हमने महंगाई कम करके दिखाई भाई साहब। जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा वो किया। अपनी दिल्ली के अंदर बहुत सारे ठेके के ऊपर काम करने वाले कर्मचारी हैं। कौन कौन है जी यहाँ पे ठेके पे काम करने वाले? बहुत सारे लोग ठेके के ऊपर काम करते हैं। उनको ठेकेदार 10,000 रुपए हाथ पे, 10,000 रुपए साइन कराता है, 4,000 रुपए उनके हाथ पे रखता है। उनका ईपीएफ काटा जाता है, जमा नहीं कराया जाता, उनको छुट्टी नहीं दी जाती, उनका शोषण किया जाता है। हमने 49 दिन की सरकार में 36,000 ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करा था, पक्की नौकरी करी थी। 36,000 कर्मचारियों की नौकरी पक्की करी थी। और सबसे बड़ी बात, आज व्यापारी 24 घंटे मेहनत करता है जी, एक व्यापारी, एक दुकान वाला, और फिर एक चपरासी आता है सेल टैक्स डिपार्टमेंट से और उसकी गर्दन मरोड़ के उससे पैसे ले जाता है, उसका अपमान करता है। 49 दिन की सरकार में हमने इनकी रेड राज बंद कर दिया था। वैट डिपार्टमेंट वालों को मैंने कह दिया था कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा व्यापारियों को तंग करने के लिए। व्यापारियों को सम्मान दिया था। और सबसे बड़ी बात हमने करी थी, भ्रष्टाचार दूर करा था, रिश्वतखोरी दूर करी थी। आजादी के बाद पहली बार हुआ कि दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे दोस्तों। गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ई रिक्शा वालों से पैसे लेते हैं, ऑटो वालों से पैसे लेते हैं, थोड़ा सा छज्जा आगे कर लो पैसे लेते हैं। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। लेकिन मैं ये भी बता दूं, मैं पुलिस वालों में बहुत घूमता हूं, सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते।
बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के आपकी सुरक्षा करते हैं, दिल्ली वालों की सुरक्षा करते हैं। हमारी सरकार में एक पुलिस वाला था, जब हमारी सरकार थी, उस पुलिस वाले का शराब माफिया से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। दोस्तों, क्या जरूरत थी उसको लड़ने की? किस लिए लड़ रहा था? हमारे लिए लड़ रहा था। शराब माफिया से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। कोई सरकार अपने पुलिस वालों का ख्याल नहीं रखती। हमारी सरकार ने उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। अभी 3 महीने पहले एक और पुलिस वाला मारा गया, वो भी शहीद हो गया, मानाराम। मैंने अखबार में पढ़ा कि सरकार उसके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा, एलजी साहब फाइल निकालो। जब मैं मुख्यमंत्री था, हमारी सरकार ने निर्णय लिया था, कोई पुलिस वाला दिल्ली पुलिस में शहीद होगा, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, 1 करोड़ रुपया दो। हमने मानाराम के परिवार को भी 1 करोड़ रुपया दिलवाया था। अभी तो हमारी सरकार भी नहीं थी, तब भी मैंने उसके लिए संघर्ष किया था। और अभी कुछ दिन पहले जगवीर नाम का एक कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, वो भी शहीद हो गया। उसके परिवार को भी मैंने चिट्ठी लिख के एलजी साहब को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं जा रही थी मेरी गाड़ी, एक पुलिस वाले ने रोक लिया मेरे को। मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो गई होगी। जैसे ही मैंने शीशा नीचे करा, उस पुलिस वाले की आंखों में आंसू थे। बोले, भाई साहब, जो लड़ाई आप लोगों ने हमारे लिए लड़ी है, आज तक किसी ने नहीं लड़ी। सारे लोग पुलिस वालों को गालियां देते हैं। पहले जब हमारा पुलिस वाला कोई शहीद होता था, सरकार उसको एक सिलाई मशीन दिया करती थी, उसकी विधवा को। आपने उस सिलाई मशीन से 1 करोड़ रुपए पे आप हमारा मुआवजा ले गए हो। आपने केवल हमको पैसे नहीं दिलवाए, हमें सम्मान दिया है। पहली बार किसी ने हिम्मत की है पुलिस वालों के लिए आवाज उठाने की। दोस्त, तो हमने तय किया था, ईमानदार को प्रमोशन देंगे, अच्छे अफसरों को तरक्की देंगे, उनको इज्जत देंगे, लेकिन बेईमानों को हम जेल भेजेंगे। दोस्तों, नगर निगम के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, हमारी सरकार 49 दिन के अंदर, ये एमसीडी वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए थे। भाई साहब, अभी मैं गांव में गया था थोड़े दिन पहले, वहां पे गांव वालों से मैंने पूछा, उन्होंने बताया जी उनका बीजेपी का काउंसलर है। बोले जी, एक बिना पैसे लिए काम नहीं करता, बिना पैसे लिए एक भी काम नहीं करता। लेकिन जब आपकी 49 दिन की सरकार थी, इसने भी बिना पैसे के काम करने चालू कर दिए थे। ये काउंसलर भी सुधर गए थे, बीजेपी वाले अफसर तो सुधरे थे, बीजेपी वाले काउंसलर भी सुधर गए थे, उन्होंने भी पैसे लेने बंद कर दिए थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर दलाल बैठा करते थे, सारे दलाल भाग गए थे। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती भाई साहब, दवाइयां चोरी हो जाती हैं। आप सरकारी अस्पताल में जाओ, डॉक्टर कहता है टेस्ट बाहर से करा लेना, एक्सरे बाहर से करा लेना। सेटिंग कर रखी है उन्होंने बाहर वालों से, गलत तो नहीं कह रहा जी, सेटिंग कर रखी है बाहर वालों से। 49 दिन की सरकार में सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लगी थी, टेस्ट होने लगे थे और एक्सरे भी अंदर होने लगे थे। कैसे हुआ यह चमत्कार? आप याद करो, जिस दिन मैंने शपथ ली थी रामलीला मैदान में, मैंने सबको बोला था कि अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई पैसे मांगे, मना मत करना, सेटिंग कर लेना। सेटिंग करके अपने जेब में से मोबाइल निकालना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। जब वो पैसे मांग रहा है, मेरे को लाके दे देना, मैं उस अफसर को जेल भेज दूंगा। भाई साहब, 1 हफ्ते के अंदर मैंने 5 अफसरों को जेल भेजा, सारे सीधे हो गए, ऊपर से नीचे तक सबने पैसे लेने बंद कर दिए। तो बहुत काम किया भाई साहब, बहुत काम किया 49 दिन में, लेकिन फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और अब सारे जने नाराज हो गए, सारे जने गुस्सा हो गए। गलत तो नहीं कह रहा जी, सारे जने गुस्सा हो गए। केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? आज समझना पड़ेगा मैंने इस्तीफा क्यों दिया। ये इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने हमको प्यार तो करा, आप लोगों ने सपोर्ट तो दिया, लेकिन थोड़ी कमी छोड़ दी पिछली बार। 28 सीट दी आपने, दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट की कमी छोड़ दी भाई साहब। अगर आपने 36 सीट दी होती
मैं कभी इस्तीफा नहीं देता। आज आपके सामने मैं मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा होता। आपने पिछली बार 8 सीट की कमी छोड़ दी। ये कांग्रेसी बोले हम समर्थन देंगे। हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन जब तक देते हैं। हमने ले लिया इनका समर्थन। हमें क्या पता था भाई साहब ये कांग्रेसी अपने सगों के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे। एक काम नहीं करने दिया इन्होंने। जो काम करता था उसी में टांग अड़ाते थे। मेरा दिल जानता है कैसे मैंने काम किया 49 दिन। जब काम करना मुश्किल हो गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि जनता बड़ी खुश है। आज हम इस्तीफा देंगे, कल दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे, हमको भारी बहुमत मिलेगा, तो बिना कांग्रेस के समर्थन में हम 5 साल सरकार चला के दिखाएंगे। लेकिन मेरे को क्या पता था कि ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे। वहां गलती हो गई भाई साहब, नए नए थे राजनीति में। वहां गलती हो गई समझने में कि अगर इस्तीफा देंगे ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, ये राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे। आज तक ये चुनाव नहीं करा रहे और हमें जनता से पूछना चाहिए था। जैसे सरकार बनाने के पहले हमने जनता से पूछा था, ऐसे ही हमें सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए था दोस्तों। लेकिन भाई साहब एक चीज कहूंगा, बुरा मत मानना, 28 सीट दी थी आपने। मैं तो बनिए का बेटा हूं। 28 सीट में तो भाई साहब 49 दिन ही मिलते हैं। अगली बार 50 सीट देना, 5 साल काम करके दिखाएंगे। 50 सीट दोगे, 5 साल काम करके दिखाएंगे। और हमने अपनी जिंदगी का पहला सबक सीख लिया राजनीति का, भारतीय राजनीति का। कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं देना इस बार। 5 साल तक 5 साल तक कुर्सी से चिपके रहेंगे जी। इस बार इस्तीफा नहीं देना बिल्कुल भी। ये हमने सबक सीख लिया। ये आजकल ये बीजेपी वाले चुनाव नहीं करा रहे, डर रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे चुनाव, ये बताओ क्यों नहीं करा रहे चुनाव? हारने का डर है। आरएसएस वालों ने एक सर्वे कराया है जी। उस सर्वे में निकल के आया कि आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाएं, आम आदमी पार्टी को 48 सीट मिलेंगी। 48 सीट। इसलिए चुनाव नहीं करा रही है। पहले ये कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस के 6 विधायक तोड़ने वाले थे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में शादी होने वाली थी जी, तय हो गई थी शादी। दोनों का मुहूर्त निकल गया था, तारीख तय हो गई थी। 20 करोड़ का दहेज देना था। ये आम आदमी पार्टी वालों को पता चल गया, हमने रायता फैला दिया, इनके शादी तोड़वा दिया। फिर इन्होंने हमारे वालों पे डोरे डालने चालू करे। हमारे 15 विधायकों के पास गए भाई साहब। ये एक एक विधायक को हमारे खरीदने की कोशिश करी। किसी को 5 करोड़ रुपए दे रहे थे, किसी को 10 करोड़ रुपए दे रहे थे। हमारे विधायक भाई साहब बहुत गरीब हैं, आम आदमी हैं। एक कई विधायक तो ऐसे हैं जो 25-25 गज के प्लॉट में रहते हैं हमारे। उनके लिए 5 करोड़ रुपए तो बहुत है भाई साहब। एक नहीं बिका हमारा, एक नहीं बिका। ऐसे पक्के मिट्टी के बने हमारे विधायक, एक नहीं बिका। ऐसे पक्के ईमानदार हैं, एक नहीं बिका हमारा। तो दोस्तों अब इनको चुनाव तो कराने पड़ेंगे। आज नहीं कराएंगे, कल इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। तो आपके सामने 3 पार्टियां हैं जी दिल्ली में, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। देखो जी, कांग्रेस को तो वोट देने से इस बार कोई फायदा नहीं है। अपना वोट बेकार करोगे इस बार। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, वोट बेकार करोगे। इस बार लड़ाई सीधे आम आदमी पार्टी और भाजपा में है। अब ये सोचना है कि किसको वोट देना है। आम आदमी पार्टी को वोट देना है कि भाजपा को वोट देना है? आम आदमी को। अपने को ये सोचना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आपके बिजली के बिलों को कौन कम कर सकता है? बीजेपी कम कर सकती है? ये बता नहीं रहे, कई सारे शर्म आ रही है। बीजेपी कम कर सकती है? नहीं। आम आदमी पार्टी कम कर सकती है? तो अगर बिजली का बिल कम कराने हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कौन कर सकता है? बीजेपी कम कर सकती है? आम आदमी पार्टी कम कर सकती है? तो अगर रिश्वतखोरी कम कर
करनी है दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना दोस्तों। और अभी शौकीन साहब ने बताया केवल यही इलाका अनऑथराइज्ड नहीं है, दिल्ली के अंदर कई अनऑथराइज्ड कॉलोनी है जहां पे लोग बिल्कुल जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं जी, जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। आज तक हर पार्टी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के ऊपर राजनीति करी है। हर चुनाव के पहले ये लोग कहते हैं कि हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलर करेंगे, अनऑथराइज्ड। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले भूल जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। अभी तक जो कुछ हमने कहा वो किया, और आज आपके सामने मैं कह के जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को हम रेगुलर कर देंगे। और शौकीन साहब, अगली बार आपको यह तकलीफ नहीं होगी कि आपका फंड इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपका एमएलए फंड यहां से शौकीन साहब एमएलए बन के जाएंगे और आपका एमएलए फंड यहां पे इस्तेमाल होगा। दोस्तों, ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे जी, ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। मुझे पैसा और सत्ता नहीं चाहिए। मेरे को पैसा चाहिए होता, इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी किया करता था। इनकम टैक्स में 84 करोड़ रुपए कमा लेता भाई साहब। मैं तो कमिश्नर था, जितने मर्जी पैसे कमा लेता। क्या जरूरत थी मेरे को नौकरी छोड़ने की? अगर मेरे को सत्ता का लालच होता, भगवान ने मुख्यमंत्री बना दिया था। आज एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती, मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारी है भाई साहब। मुझे पैसे और सत्ता का लालच नहीं है, देश बदलने के लिए आए हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं है जी, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, मैं शीला जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 3 लाख रुपए मैंने खर्च करे थे। 3 लाख रुपए में भाई साहब चुनाव लड़े जाते हैं? ये लोग तो 10 करोड़ 20 करोड़ पता नहीं कितने खर्च करते हैं। जो आदमी 20 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ेगा, ये मान लेना वो जीतने के बाद कम से कम 100 करोड़ रुपए तो कमाएगा जी। गलत तो नहीं कह रहा? कैसे कमाएगा 100 करोड़? आपके बिजली के बिल बढ़ाएगा, आपके पानी के दाम बढ़ाएगा, बिजली कंपनियों से सेटिंग करेगा, तभी तो 100 करोड़ कमाएगा। मैंने 3 लाख रुपए खर्च करे थे। कैसे जीता था मैं चुनाव? चुनाव मैं नहीं लड़ा था, चुनाव जनता लड़ी थी। जनता ने घर घर जाके वोट मांगे थे। जनता ने कहा था इस बार केजरीवाल को जिताना, ईमानदार आदमी को जिताना, ईमानदार पार्टी को जिताना है। ये वाला चुनाव भी आपको लड़ना पड़ेगा, आपको घर घर जाके वोट मांगने पड़ेंगे। तो आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं, सबको एक कसम खा के जानी है जी, आज से लेके चुनाव तक, चुनाव जल्दी घोषित हो जाएंगे, चिंता मत करो। आज से लेकर चुनाव तक हर आदमी और हर औरत जितने लोग खड़े हैं, रोज कम से कम 10-10 लोगों से, नए लोगों से बात करेंगे और आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करेंगे। मंजूर है? हाथ खड़े करो जरा से। और जिन्होंने 2 हाथ खड़े करे उनको 20-20 वोट तैयार करने हैं रोज। अंत में हमारी पार्टी की एक प्रार्थना है, मैं वो प्रार्थना गा के सुनाना चाहता हूँ। मैं गाता बहुत खराब हूँ, मेरा गला भी बहुत खराब है, लेकिन इसके बोल बहुत अच्छे हैं। हम किस तरह का भारत चाहते हैं, हम किस तरह का समाज चाहते हैं। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। इंसान का इंसान